एक समुद्र जो हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान भी बना है और उनकी तकदीर का निर्माता भी। एक समुद्र जिसके नीचे अरबों रुपए का तेल दबा है, जिसकी लहरों पर दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां लड़ी गई हैं और जिसके रास्ते से होकर आज भी दुनिया की 40% एनर्जी सप्लाई गुजरती है। अगर ये समुद्र एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए। ये है अरब सागर और इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों ये समुद्र आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की नींद उड़ाए हुए है और भारत के लिए ये किसी जीवन रेखा से कम क्यों नहीं। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। 38,62,000 वर्ग किलोमीटर, बस इतना बड़ा है अरब सागर। लेकिन इस संख्या को सुनकर मत चौंकिए। असली चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह दुनिया का वो इकलौता समुद्र है जो एक साथ 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप की किस्मत को कंट्रोल करता है। पश्चिम में अरब प्रायद्वीप, पूर्व में भारत, उत्तर में पाकिस्तान और ईरान और दक्षिण में हिंद महासागर की विशालता। ये कोई साधारण समुद्र नहीं है, ये एक ऐसा चौराहा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हमेशा से टकराती आई हैं। और जब हम कहते हैं टकराती आई हैं, तो हम सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे। आज से लगभग 4,500 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग जंगलों में रहते थे, तब इसी अरब सागर के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारी अपने जहाजों पर सोना, तांबा और हाथी दांत लादकर मेसोपोटामिया तक पहुंचते थे। लोथल, जो आज के गुजरात में है, दुनिया का पहला डॉकयार्ड था। सोचिए जरा, 4,500 साल पहले भारत के लोग समुद्री व्यापार करते थे और ये सब संभव हुआ था इसी अरब सागर की वजह से। लेकिन ये व्यापार सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं था, इसके पीछे एक ऐसी कहानी थी जो सदियों बाद दुनिया को बदल देने वाली थी। साल था 1498। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने 3 जहाजों के साथ अरब सागर को पार करके भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। ये पल इतिहास का वो मोड़ था जिसके बाद दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि वास्को डी गामा सिर्फ एक नाविक नहीं था, वो यूरोपीय साम्राज्यवाद का अग्रदूत था। उसके बाद जो हुआ, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस सब इसी अरब सागर के रास्ते भारत आए और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसने भारत को 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। तो एक तरफ ये समुद्र भारत की समृद्धि का रास्ता था और दूसरी तरफ यही उसकी बर्बादी का दरवाजा भी बना। यही है अरब सागर की असली दोहरी पहचान। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि जहां पैसा होता है वहीं असली खेल होता है। अरब सागर की गहराइयों में दबा है भारत का सबसे बड़ा खजाना, मुंबई हाई। ये कोई शहर नहीं है, ये एक विशाल ऑफशोर ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड है जो मुंबई से लगभग 160 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर स्थित है। 1974 में जब यहाँ पहली बार तेल मिला तो भारत की ऊर्जा की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अपने पीक पर मुंबई हाई हर दिन 2.5 लाख बैरल तेल निकालता था और आज भी ये भारत के घरेलू तेल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन सिर्फ तेल ही नहीं, इस समुद्र के रास्ते हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। भारत की कुल ट्रेड का लगभग 70% हिस्सा समुद्री रास्ते से होता है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा अरब सागर से गुजरता है। मुंबई, कांडला, कोच्चि, ये सब बंदरगाह भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन है और ये सब इसी अरब सागर की देन है। अब सोचिए, अगर किसी ने इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया, अगर कोई इन बंदरगाहों को निशाना बना ले, तो क्या होगा? ये सवाल सिर्फ काल्पनिक नहीं है। 26 नवंबर 2008 रात के करीब 8:30 बजे कराची से निकले 10 आतंकवादी छोटी छोटी स्पीड बोट्स पर सवार होकर अरब सागर को पार करते हुए मुंबई के तट पर उतरे। इन्होंने वो रात मुंबई को दहला दी जो आज भी हर भारतीय के जहन में जिंदा है। 166 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा घायल हुए और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि अरब सागर का वो हिस्सा उस वक्त निगरानी के दायरे से बाहर था। 26 नवंबर ने भारत को एक कड़वा सच सिखाया।
अरब सागर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, ये एक ऐसी सीमा है जिसकी रखवाली उतनी ही जरूरी है जितनी जमीन पर लगी किसी भी सरहद की। यही रुककर आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप जानते थे कि 26/11 के आतंकवादी अरब सागर के रास्ते आए थे? और अगर आज तक नहीं जानते थे तो ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोग भी जान सकें। और इसके बाद भारत ने जो किया वो हर भारतीय को जानना चाहिए। 26/11 के बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी मौजूदगी को कई गुना बढ़ा दिया। नए रडार सिस्टम्स लगाए गए, कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क्स बनाए गए और समुद्री सुरक्षा का पूरा ढांचा बदल दिया गया। आज भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो अरब सागर में हर वक्त तैनात रहने में सक्षम हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि अरब सागर में खतरा सिर्फ आतंकवाद से नहीं था, एक और खतरा था। एक ऐसा खतरा जो दशकों से इस समुद्र को अपना शिकारगाह मानता आया है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं को भी पसीना छुड़ा दिया, जिसके नाम से बड़े बड़े शिपिंग कंपनीज के मालिक थर जाते थे। ये खतरा था समुद्री डकैती, पायरेसी। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि समुद्री डकैती कोई पुराने जमाने की बात है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी हॉलीवुड फिल्मों वाले काले झंडे, लकड़ी की टांग और तोते वाले डाकू। लेकिन दोस्तों, असली समुद्री डकैती इससे बिल्कुल अलग है। और ये कोई इतिहास की बात नहीं, ये आज भी हो रहा है, अभी भी इसी अरब सागर में। साल 2000 के बाद से सोमालिया, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, वहां के समुद्री डाकुओं ने अरब सागर और अदन की खाड़ी को अपना अड्डा बना लिया। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये लोग AK-47 और RPG रॉकेट से लैस होते थे। स्पीड बोट्स पर सवार होकर ये विशाल कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स को घेर लेते थे, जहाज के क्रू को बंधक बना लेते थे और फिर मांगते थे करोड़ों डॉलर की फिरौती। 2008 से 2012 के बीच का वो दौर अरब सागर के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। सिर्फ 2011 में एक साल में सोमाली पायरेट्स ने 237 जहाजों पर हमले किए, 45 जहाजों को सक्सेसफुली हाईजैक किया और लगभग 3000 से ज्यादा नाविकों को बंधक बनाया। इन पायरेट्स की कमाई का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 2011 में इन्होंने 160 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1300 करोड़ रुपए फिरौती में वसूले। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की तरह काम करता था। पायरेट्स के पास इन्वेस्टर्स होते थे जो उनके ऑपरेशंस को फंड करते थे, स्काउट्स होते थे जो सैटेलाइट फोन्स पर शिप्स की लोकेशन ट्रैक करते थे, नेगोशिएटर्स होते थे जो फ्लुएंट इंग्लिश में फिरौती की बातचीत करते थे। ये कोई जंगली डकैती नहीं थी, ये एक पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज था, एक डार्क बिजनेस मॉडल। क्या आप जानते हैं कि इन पायरेट्स का सबसे बड़ा शिकार कौन सा जहाज था? साल 2008 MV सिरियस स्टार, एक सऊदी अरेबियन ऑयल टैंकर। इसकी लंबाई थी 330 मीटर यानी 3 फुटबॉल फील्ड्स जितना लंबा जहाज। इस पर 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल भरा हुआ था, जिसकी कीमत थी करीब 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और सोमाली पायरेट्स ने इसे हाईजैक कर लिया। सिर्फ 25 आर्म्ड पायरेट्स ने पूरे जहाज को 25 क्रू मेंबर्स के साथ। जब ये खबर दुनिया को मिली तो हर बड़ी शिपिंग कंपनी, हर देश की नेवी और हर सरकार हिल गई, क्योंकि अगर इतना बड़ा जहाज हाईजैक हो सकता है तो कोई भी सेफ नहीं था। और इसी वक्त भारत ने वो कदम उठाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। भारतीय नौसेना ने INS तबर को अदन की खाड़ी में तैनात किया और नवंबर 2008 में जब एक पायरेट वेसल ने INS तबर पर हमला करने की कोशिश की तो भारतीय नौसेना ने उसे कुछ ही मिनटों में डुबो दिया। ये पहली बार था जब किसी देश की नेवी ने पायरेट्स के खिलाफ इतनी डिसिसिव एक्शन ली थी। इसके बाद दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने मिलकर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस बनाई। अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत सब एक साथ इस समुद्र में पेट्रोल्स करने लगे और धीरे धीरे पायरेसी की घटनाएं कम होने लगीं। 2017 तक आते आते सोमाली पायरेसी लगभग नियंत्रण में आ गई थी। लेकिन क्या पायरेसी सच में खत्म हो गई? नहीं।
2023 में जब दुनिया को लगा कि अरब सागर में शांति है, तब एक नया खतरा उभरा। और इस बार ये सोमाली पायरेट्स नहीं थे। इस बार यमन के हूथी रेबल्स ने रेड सी और अदन की खाड़ी में कमर्शियल शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए। इन्होंने डिक्लेयर किया कि वे इजराइल से जुड़े सभी जहाजों को निशाना बनाएंगे। नतीजा, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज मेर्स्क, एमएससी, सीएमए, सीजीएम, इन सब ने रेड सी का रास्ता छोड़ दिया। जहाज अब सुएज कैनाल की जगह केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाने लगे। इससे शिपिंग का समय 2 हफ्ते बढ़ गया, लागत आसमान छू गई और दुनिया भर में माल की कीमतें बढ़ने लगीं। और भारत पर इसका सीधा असर पड़ा। भारत का यूरोप के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका बड़ा हिस्सा रेड सी और सुएज कैनाल के रास्ते जाता है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो भारतीय एक्सपोर्टर्स की लागत बढ़ गई, डिलीवरी में देरी हुई और इकोनॉमी को झटका लगा। तो सोचिए, एक छोटे से समुद्री इलाके में होने वाली घटनाएं हजारों किलोमीटर दूर भारत के किसी शहर में रहने वाले एक आम इंसान की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती हैं। यही है अरब सागर की असली ताकत। ये दुनिया को एक धागे में पिरोए हुए है और उस धागे को जो खींचे वो दुनिया को हिला सकता है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो न कोई इंसान है, न कोई हथियार, जो न किसी देश की सेना है, न कोई आतंकवादी, लेकिन जो इन सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है, जिसके सामने दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भी बेबस हो जाती है। ये है अरब सागर का मौसम। और जब ये बिगड़ता है तो इतिहास बदल जाता है। अरब सागर हमेशा से चक्रवातों यानी साइक्लोन्स का घर रहा है, लेकिन पिछले 2 दशकों में कुछ ऐसा हुआ है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से अरब सागर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो चक्रवात और भी ज्यादा ताकतवर बनते हैं और भी ज्यादा विनाशकारी। मई 2021 चक्रवात तौकते अरब सागर में बना वो तूफान जो भारत के पश्चिमी तट से टकराया और जिसने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 5 राज्यों को तहस नहस कर दिया। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और सबसे दर्दनाक बात, समुद्र में काम कर रहे एक बार्ज P305 पर सवार 261 लोग इस तूफान में फंस गए। उनमें से 86 लोग कभी वापस नहीं आए। 86 जिंदगियां, 86 परिवार, एक तूफान, एक समुद्र। और तौकते के ठीक 2 साल बाद जून 2023 चक्रवात बिपरजॉय, ये नाम बांग्लादेश ने दिया था, जिसका अर्थ होता है आपदा, और ये नाम बिल्कुल सही साबित हुआ। बिपरजॉय अरब सागर में 13 दिनों तक एक्टिव रहा, जो इस समुद्र के इतिहास में किसी भी चक्रवात के सबसे लंबे समय तक टिके रहने का रिकॉर्ड था। गुजरात के कच्छ में जब ये टकराया तो इसकी हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। 1,80,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, ये चक्रवात अचानक इतने ताकतवर क्यों हो गए? पहले ऐसा नहीं था, तो अब क्या बदल गया? जवाब है अरब सागर का बढ़ता तापमान। साइंटिस्ट के अनुसार पिछले 40 सालों में अरब सागर की सरफेस का तापमान लगभग 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। ये संख्या सुनने में छोटी लगती है, लेकिन समुद्र के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है। गर्म पानी मतलब ज्यादा इवोरेशन मतलब ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी मतलब और भी खतरनाक चक्रवात। आईआईटी बॉम्बे और कई इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्टडीज बताती हैं कि आने वाले दशकों में अरब सागर में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स की संख्या 3 गुना तक बढ़ सकती है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान, ओमान और यमन के लिए भी एक बड़ा खतरा है। भारत के लिए ये इसलिए और भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि भारत की सबसे घनी आबादी वाले तटीय शहर मुंबई, सूरत, कोच्चि इसी अरब सागर के किनारे बसे हैं। मुंबई की आबादी है 2 करोड़ से भी ज्यादा और मुंबई समुद्र तल से सिर्फ कुछ मीटर ऊंची है।
अगर एक बड़ा चक्रवात सीधे मुंबई से टकराए तो तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद अरब सागर भारत के लिए एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और इसे समझने के लिए हमें देखना होगा भारत की वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो आज दुनिया के नक्शे पर भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। भारत के पास 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन का पश्चिमी हिस्सा यानी अरब सागर से लगा हुआ हिस्सा लगभग 3,400 किलोमीटर लंबा है। इस पर स्थित हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई पोर्ट, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कांडला पोर्ट, जो भारत का सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करने वाला बंदरगाह है, नहावा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कंटेनर ट्रैफिक के मामले में भारत का नंबर 1 पोर्ट है, और कोच्चि, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। इन बंदरगाहों से हर साल जो व्यापार होता है वो भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड, जो कि हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से हैं, लगभग पूरी तरह अरब सागर के रास्ते होता है। यूएई, सऊदी अरब, ओमान, ये 3 देश मिलकर भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आते हैं और इन सबसे ट्रेड का रास्ता अरब सागर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के लिए अरब सागर सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं है? इस समुद्र में एक ऐसा कनेक्शन है जो पैसों से नहीं मापा जा सकता। 90 लाख, ये है उन भारतीयों की संख्या जो मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। यूएई में 35 लाख, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन, इन सब में मिलाकर 30 लाख और ये सब लोग जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों के लिए कमाते हैं, हर साल भारत में 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रिमिटेंस भेजते हैं। और ये पैसा भारत आता है इसी अरब सागर के ऊपर से उड़ते हुए, इसी समुद्र के किनारे बसे बंदरगाहों के रास्ते। तो अरब सागर सिर्फ एक समुद्र नहीं है, ये उन 90 लाख भारतीयों की उम्मीद है जो इसे पार करके एक बेहतर जिंदगी की तलाश में गए हैं। और अब बात करते हैं उस असली खेल की जो आज अरब सागर में चल रहा है। वो खेल जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और भारत एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं। चीन। पिछले 2 दशकों में चीन ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसे एक्सपर्ट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी के तहत चीन ने अरब सागर के चारों तरफ, पाकिस्तान के ग्वादर में, श्रीलंका के हम्बनटोटा में, म्यांमार में और अफ्रीका के कई देशों में बंदरगाह बनाए हैं या उनमें इन्वेस्टमेंट की है। ये बंदरगाह ऑफिशियली तो कमर्शियल हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल चाइनीज नेवी के लिए भी किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत चीन ने यहां अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। और अगर किसी दिन चाइनीज नेवी के जहाज ग्वादर से ऑपरेट करने लगे तो वो सीधे भारत के पश्चिमी तट के सामने होंगे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। 2017 में चीन ने जिबूटी में, जो अदन की खाड़ी के मुहाने पर है, अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाया। ये बेस अरब सागर के बिल्कुल करीब है और वहां से चाइनीज वॉरशिप्स नियमित रूप से इस इलाके में पेट्रोल्स करती हैं। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने भी अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई। ओमान के दुक्म पोर्ट में भारत ने नेवल एक्सेस हासिल किया। मॉरिशस और सेशल्स में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात, क्वाड अलायंस यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद महासागर और अरब सागर में एक फ्री और ओपन मैरिटाइम ऑर्डर बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरफ चीन है जो धीरे धीरे अरब सागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ भारत है जो इसे अपना स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड मानता है और इसमें किसी भी बाहरी ताकत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। और बीच में है अरब सागर, खामोश, गहरा और रहस्यमय। यहां आप मुझे कमेंट करके बताइए
क्या आपको लगता है कि अरब सागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? अपनी राय जरूर लिखिए नीचे। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए आप इस पूरे वीडियो में बने रहें। वो सवाल जो शुरू से आपके मन में था, वो रहस्य जो अरब सागर की गहराइयों में छुपा है। लेकिन उससे पहले एक और सच्चाई जो आपको जाननी चाहिए। भारत की नौसेना आज दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नेवल फोर्स है और इसका सबसे बड़ा फोकस है अरब सागर। INS विक्रांत जो 2022 में कमीशन हुआ, ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे बनाने में 20,000 करोड़ रुपए लगे। इस पर 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं और ये जहाज अरब सागर में भारत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, भारत ने अरब सागर में अपनी अंडर वाटर यानी पनडुब्बी ताकत भी बढ़ाई है। INS अरिहंत भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये समुद्र के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल्स दागने में सक्षम है। ये वो ताकत है जो किसी भी दुश्मन को 2 बार सोचने पर मजबूर करती है और ये ताकत अरब सागर की गहराइयों में हमेशा तैयार रहती है। लेकिन दोस्तों, अरब सागर की कहानी सिर्फ जहाजों और मिसाइल्स की नहीं है। इस समुद्र में एक ऐसा राज छुपा है जो हजारों साल पुराना है, एक ऐसा रहस्य जिसे वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। अरब सागर की गहराई में लगभग 3,600 मीटर नीचे एक ऐसा जोन है जिसे साइंटिस्ट्स ऑक्सीजन मिनिमम जोन कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े डेड जोन्स में से एक है। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम है कि कोई भी बड़ा समुद्री जीव जीवित नहीं रह सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डेड जोन में भी कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो साइंटिस्ट्स की सारी समझ को चुनौती देते हैं। ऐसे जीव जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, बिना सनलाइट के, बिना किसी नॉन एनर्जी सोर्स के। ये खोज इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि अगर पृथ्वी पर ऐसे जीव हो सकते हैं तो शायद दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना को हम अब तक गलत तरीके से देखते आए हैं। अरब सागर की ये गहराई, ये डेड जोन असल में एक लिविंग लैबोरेटरी है जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। और ये अकेला रहस्य नहीं है। 2004 में हिंद महासागर में आई भयानक सुनामी के बाद वैज्ञानिकों ने अरब सागर के समुद्री तल का गहराई से अध्ययन किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हिला दिया। समुद्र के तल पर हजारों साल पुरानी नदियों के निशान। जी हाँ, नदियां जो कभी जमीन पर बहती थीं और आज समुद्र की गहराई में दबी हुई हैं। ये इस बात का सबूत था कि हजारों साल पहले जब लास्ट आइस एज खत्म हुआ था, तब अरब सागर का एक बड़ा हिस्सा जमीन था। उस जमीन पर नदियां बहती थीं, जंगल थे और शायद इंसान भी रहते थे। वो पूरी दुनिया, वो पूरी सभ्यता समुद्र के पानी में डूब गई और आज वो सब अरब सागर की गहराइयों में खामोश पड़ा है। सोचिए, आज जब कोई जहाज अरब सागर को पार करता है तो वो जाने अनजाने किसी पुरानी सभ्यता के ऊपर से गुजर रहा होता है, किसी ऐसी दुनिया के ऊपर से जो कभी थी और अब नहीं है। और यहीं आकर अरब सागर की असली पहचान सामने आती है। ये समुद्र जो 4,500 साल पहले सिंधु घाटी के व्यापारियों का रास्ता था, जो 1498 में वास्को डी गामा का रास्ता बना, जो 2008 में आतंकवादियों का रास्ता बना, जो आज चीन और भारत की शतरंज की बिसात है, जो चक्रवातों का घर है, जो समुद्री डाकुओं का शिकारगाह रहा है। ये सब कुछ होते हुए भी ये समुद्र आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना हजारों साल पहले था। भारत के लिए अरब सागर का महत्व सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री नहीं है, ये भारत की पहचान का हिस्सा है, भारत की हिस्ट्री का हिस्सा है, भारत के उन करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है जो इसके किनारे रहते हैं, इस पर निर्भर हैं और इसी की लहरों की आवाज सुनकर सोते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, अरब सागर को कंट्रोल करने का सपना देख सकती है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि जिसने भी इस समुद्र को अपना दुश्मन समझा, उसे इसने हमेशा हराया, और जिसने इसे अपना दोस्त बनाया, उसे इसने हमेशा ताकत दी। अरब सागर बोलता नहीं, लेकिन इसकी हर लहर एक कहानी कहती है, हर तूफान एक सबक देता है, और इसकी हर गहराई में एक राज छुपा है जो शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे। और यही है अरब सागर, एक समुद्र नहीं
एक जीवित इतिहास, एक खामोश गवाह, एक अनंत रहस्य। और दोस्तों, अगर आपको लगा कि अरब सागर की ये कहानी रोमांचक थी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारा अगला वीडियो एक ऐसी मिस्ट्री पर आने वाला है जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसी जगह जो दुनिया के नक्शे पर है लेकिन जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप रात को नींद नहीं ले पाएंगे। उस वीडियो को मिस मत करना, इसीलिए अभी बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आखिर में, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, अगर अरब सागर की ये कहानी आपको पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस आते रहें, तो यार एक लाइक तो बनता है। वो लाइक बटन अभी दबाइए, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अरब सागर की लहरें थमती नहीं और हमारी कहानियां भी नहीं थमेंगी। मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ।